आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीप सीक के बारे में, जिसने पूरी एआई की दुनिया को हिला रखा है। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाल। आज है थर्सडे 30th ऑफ जैन। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। आज की पहली स्टोरी में हम बात कर रहे हैं एआई की दुनिया के सबसे बड़े नाम डीप सीक की। ये नाम आज हेडलाइन में है और इसका कारण काफी फैसिनेटिंग है। डीप सीक एक ऐसा स्टार्टअप जो पहले सिर्फ टेक सर्कल्स में जाना जाता था, आज दुनिया भर के एआई डिस्कशंस का सेंटर बन चुका है। इसका नया मॉडल V3 और फिर O1 रीजनिंग मॉडल ओपन एआई जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इतना कुछ करने के लिए इन्होंने सिर्फ $5 मिलियन का खर्चा किया है, वो भी बिना वर्ल्ड क्लास एआई चिप्स के जो इनके अमेरिकन कंपेटिटर्स के पास थे। और तो और ये मॉडल्स ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इस मॉडल को लेकर मॉडिफाई कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने मारुति के स्पेयर पार्ट्स यूज करके F1 रेस कार बना दी हो। पहले एआई का पूरा इकोसिस्टम अमेरिका के पास था। ओपन एआई, गूगल, मेटा और एंथ्रोपिक जैसे प्लेयर्स इसे डोमिनेट करते थे। इनके पास एनवीडिया के टॉप लेवल चिप्स और अनलिमिटेड फंडिंग थी। इसके कारण एआई का बिजनेस एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में बढ़ रहा था। देखो, एआई बिजनेस को तीन चीजें चाहिए होती है: कंप्यूटिंग पावर, डेटा और ह्यूमन जीनियस। और ये सब कुछ सिलिकॉन वैली के पास था। एनवीडिया हर साल अपनी चिप्स में बहुत बड़े इंप्रूवमेंट्स लाता था। बड़े टेक कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा था और सिलिकॉन वैली में दुनिया के सबसे तेज दिमाग थे। इन लैब्स का एक सिंपल गोल था: जितना हो सके टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। लॉसेस कोई टेंशन नहीं। ओपन एआई जैसे लैब्स एक साल में $1 बिलियन से ज्यादा का लॉस लेते थे सिर्फ टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए। ये सब ह्यूमैनिटी के भले के लिए शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे एक रेस बन गया। सब अपने इनोवेशन को सीक्रेट रखने लगे। एक एक्सेप्शन था मेटा का लामा मॉडल, जो ओपन सोर्स था, पर इसका भी मोटिव था लोगों को अपने इकोसिस्टम की आदत लगवाकर उसमें बांध कर रखना। और तब तक अमेरिका ने एआई इंडस्ट्री को अपने बॉर्डर में लॉक कर दिया था। प्रेसिडेंट बाइडेन ने वर्ल्ड के टॉप एआई चिप्स का एक्सेस ब्लॉक कर दिया और अमेरिका का एआई डोमिनेंस काफी स्ट्रांग लग रहा था। पर डीप सीक ने पूरा गेम पलट दिया। डीप सीक की बात करें तो ये एक अजीब कंपनी है। मार्केट्स के जैसे ही ये भी एक साइड प्रोजेक्ट था। फाउंडर लियांग वैनफंग, एक एआई नर्ड, पहले जीपीयूज का यूज करके ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स बना रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी टीम बनाई जो एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम कर रही थी। बड़ी बात यह थी कि डीप सीक के पास ना तो कोई फंडिंग थी, ना ही टॉप टियर एनवीडिया चिप्स। एनवीडिया के H100 चिप्स जो एआई के लिए बनाए गए थे, चाइना के लिए बैन हो चुके थे। डीप सीक को H800 चिप्स यूज करने पड़ रहे थे जो एआई के लिए ऑप्टिमाइज नहीं थे। यहाँ आई इनकी इनस्क्रूटेबल विजर्ड्स की टीम। इन्होंने असेंबली लैंग्वेज का यूज करके इन चिप्स को एआई कंपैटिबल बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपने एआई मॉडल्स को काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के नए तरीके निकाले, जैसे एआई मॉडल को छोटी पार्ट्स में तोड़ना, जिससे हर पार्ट अलग काम करे और चिप पे लोड कम हो। मॉडल के मेमोरी रिक्वायरमेंट को 95% तक कंप्रेस करना, डेटा को आधे स्पेस में फिट करना, जीपीयूज की एफिशिएंसी दुगनी करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने डिस्टिलेशन नाम के एक तरीके का इस्तेमाल किया। ओपन एआई जैसे राइवल से सवाल पूछकर उनका डेटा अपने मॉडल में फिट कर लिया। ये एक बहुत स्मार्ट आइडिया था, पर इसका बस ये एक ड्रॉबैक था। इसके बाद डीप सीक ने अपना मॉडल ओपन सोर्स कर दिया। कोई भी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकता है। डेवलपर्स के लिए एंथ्रोपिक जैसे राइवल्स के बजाय डीप सीक का यूज करना 200 गुना सस्ता है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकन एआई लैब्स को अब अपने इनएफिशिएंट सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा। अब कंपटीशन सिर्फ पावरफुल चिप्स पे नहीं, बल्कि एफिशिएंट आर्किटेक्चर पे भी होगा। अगर एआई मॉडल्स में इंप्रूवमेंट की जगह बची है तो अमेरिकन लैब्स और ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं तो एआई कमोडिटाइज हो जाएगा और लोग सबसे सस्ते मॉडल्स को ही प्रेफर करेंगे। डीप सीक ये सब कुछ डिसरप्ट कर चुका है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। वैसे ही जैसे 2007 में स्मार्टफोन्स का इंपैक्ट गेस करना मुश्किल था। पर एक लेसन क्लियर है,
अगर आप टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन ब्रेन्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हार्डवेयर स्टॉक पाइल करने में। ह्यूमन इंजेन्युइटी ही सबसे बड़ी फोर्स है जो पुराने प्लान्स को डिसरप्ट कर सकती है। डीप सीक का एग्जांपल ये क्लियरली दिखाता है। जैसे कि हमारे सीटीओ ने कहा है, द सीक्रेट सॉस लाइज इन द मॉडल वेट्स, नॉट इन बायोलॉजिकल ब्रेन्स। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ईएमएस सेक्टर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच है, और ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं लगता। इस ट्रांसफॉर्मेशन का असर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। इसीलिए हम जैसे इन्वेस्टर्स और मार्केट वॉचर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है। ईएमएस इंडस्ट्री मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और उनके कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस करता है, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या पीसीबीज और डिस्प्लेस। ये कंपोनेंट्स बाद में स्मार्टफोन्स, टीवीज और हेल्थ केयर और एरोस्पेस जैसे एडवांस्ड इक्विपमेंट में असेंबल होते हैं। इंडिया में ज्यादातर ईएमएस कंपनीज खुद मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। ये ज्यादातर असेंबलर्स हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए डिजाइन, प्रोडक्शन और असेंबली का काम करते हैं। कुछ कंपनीज अब हायर वैल्यू एरियाज जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी ये काफी नए फेज में है। इसीलिए इंडियन ईएमएस कंपनीज को फुल फ्लेजेड मैन्युफैक्चरर्स बनने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। ईएमएस सेक्टर को इंडिया के अगले ग्रोथ स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेज जैसे लीडिंग ईएमएस प्लेयर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स ने ये दिखाया है कि इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी ठीक है। चलिए इन क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। डिक्सन ने 117% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 124% का जंप हुआ है। लेकिन क्वार्टरली कंपैरिजन में रेवेन्यू 9.37% और पैट 48% गिरा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन के लिए एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ एरिया बन गया है और अब ये अफ्रीका जैसे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। फ्यूचर प्लान्स में डिस्प्ले फैब्रिकेशन का मेजर प्रोजेक्ट है जो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। So for Dixon to get into the display fab business is extremely important because if we are able to execute this project, it gives us a very, very significant moat. And it's required for Dixon, it's required for industry, it's required for the country. गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इस कैपेक्स का 70% तक कवर कर सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इनका एनुअल रेवेन्यू 30% बढ़ा है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स डिले होने की वजह से क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर हुआ है। ये एरोस्पेस, ईवीज और मेडिकल डिवाइसेस जैसे हाईटेक एरियाज में फोकस करता है और सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग में भी एक्सपेंशन कर रहा है। फिर आता है एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 65% से बढ़ा और प्रॉफिट्स भी काफी बढ़े। एयर कंडीशनर्स और एडवांस सर्किट बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हुए एम्बर भी लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। अब जरा कंपनी से हटकर गवर्नमेंट और ग्लोबल ट्रेंड्स का रोल देखते हैं। ईएमएस सेक्टर के रैपिड स्केल अप में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम का बड़ा रोल है। ये स्कीम कंपनीज को प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करने पर इंसेंटिवाइज करता है। कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी इंडिया के ईएमएस सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, जैसे चाइना के इंक्रीजिंग कॉस्ट और ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस ने इंडिया को एक बेहतर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन बनाया है। एप्पल और फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स इंडिया में अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर रहे हैं। दिसंबर में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो 2019 लेवल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। पर ईएमएस इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस भी है। ईएमएस सेक्टर अभी भी हाईटेक पार्ट्स जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जो इनके कॉस्ट बढ़ाते हैं। इस इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 10% से भी कम होते हैं, जो बिजनेसेस को फ्रेजाइल बनाते हैं। ईएमएस स्टॉक्स का वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। इनका पीई मल्टीप्लायर 70x से 100x तक है, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो चैलेंजेस के बावजूद ईएमएस मार्केट का ग्रोथ प्रोजेक्शन काफ़ी पॉजिटिव है। ये ग्रोथ सिर्फ फोन्स और टीवीज तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम डेवलप करने का एम रखता है। इससे लोकल जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। डिक्सन, केन्स और एम्बर जैसे प्लेयर्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करने और नए मार्केट में घुसने का। चैलेंजेस जरूर है, लेकिन सेक्टर का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडियन ज्वेलर्स गोल्ड मेटल लोन या जीएमएल इंटरेस्ट रेट्स में एक सर्ज का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यूएस टैरिफ्स ग्लोबल बुलियन मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी जीएमएल रेट्स 1.5 से 2% के बीच है,
लेकिन फरवरी 20 के बाद ये 3 to 4% या 5 to 6% तक पहुंच सकते हैं। ये हाइक इंडियन बैंक्स जैसे कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ऑथराइज्ड बुलियन सप्लायर्स जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी के राइजिंग कॉस्ट की वजह से हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 बैंक्स को गोल्ड इंपोर्ट करने का ऑथराइजेशन दिया है। इस हाइक से एंड कंज्यूमर्स पे डायरेक्टली असर नहीं होगा, लेकिन ज्वेलर्स के कैश फ्लो और हेजिंग स्ट्रैटेजीज पे जरूर असर पड़ेगा। दूसरा, 18,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के साथ इंडिया के सबसे बड़े जिंक और सिल्वर प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने डीमर्जर प्लान्स को होल्ड पर रख दिया है। कंपनी क्रिटिकल मिनरल जैसे वेनेडियम और टंगस्टन में डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ गोल्ड और कॉपर माइनिंग में एक्सपैंड करना चाहता है। 27% स्टेक के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने डीमर्जर पर ऑब्जेक्शन उठाए हैं, क्योंकि कंपनी सिंगल एंटिटी के रूप में स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है। जब तक डीमर्जर डिले हो रहा है, हिंदुस्तान जिंक वर्टिकल इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहा है नॉन जिंक माइनिंग एक्टिविटीज में, जो 3 से 5 साल में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। फाइनली, अदानी ग्रुप अपने दुबई बेस्ड एफिलिएट रिन्यू एक्सियम डीएमसीसी के थ्रू आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड में 72.64% स्टेक अक्वायर करने वाले हैं एक 5,758 करोड़ रुपीस के डील में। ये डील शुरू होगा 46.64% का इनिशियल परचेज के साथ और सेबी रेगुलेशन के मुताबिक एक एडिशनल 26% की ओपन ऑफर के थ्रू। ये एक्विजिशन अदानी के ईपीसी कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा और उसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी में स्ट्रांग पोजीशन देगा। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।